नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। चलिए, एक कॉलर शो है तो सवाल पूछने का भी तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी है। कुणाल शाह है निर्मल बंग से और सचिन गुप्ता है चॉइस ब्रोकिंग से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। तो सबसे पहले बात सोने और चांदी की होगी, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है? सोने में अच्छी तेजी है 48,300। क्या अब ये लेवल खरीदारी के लिए सही लग रहा है कि यहां से अब निकलना चाहिए? अगर मुनाफा है तो वसूल लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरी राय में गोल्ड के फंड और गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। गोल्ड मुझे लग रहा है कि आप जो अनिश्चितता है 1600 की रेट निकाल सकते हैं। तो कुणाल जी, आपके पास वापस से आएंगे, लेकिन उससे पहले भार्गव बैस साहब से बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड आज काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, 350 रुपए के आसपास गोल्ड में तेजी है। क्या करंट लेवल 48,000 के ऊपर कैसा लग रहा है गोल्ड आपको? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम पे एक दो बार कह भी चुका हूँ, बाय ऑन डिप्स। ये लेवल पे भी लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड काफी अच्छा है। मगर आपको अगर जैसे आपके काफी एक्सपर्ट ने 2-3 बार बताया था कि एक दो डिप्स आएंगे, तो एक 500-600 रुपये का डिप आने का चांसेस है। मगर लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज स्टिल अ गुड बाय। को हर डिप में यहाँ पे गोल्ड खरीदना चाहिए। सर, अब अगला सवाल आपसे गोल्ड बॉन्ड को लेकर होगा। गोल्ड बॉन्ड की 8वीं सीरीज इस फाइनेंशियल ईयर की जारी हो गई है, 3 दिसंबर तक खुला हुआ है। हाजिर से तुलना करें तो भाव काफी नीचे है और डिजिटल निवेश करते हैं तो और भी नीचे। तब तो आपको करीब 700 रुपए का इब्जा का जो अभी हाजिर का रेट है उससे 700 रुपए सस्ता दिख रहा है 10 ग्राम का भाव। क्या ये बेहतर मौका है प्राइसिंग के लिहाज से? ये बहुत ही अच्छा मौका है प्राइसिंग के लिहाज से भी और ऐसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, सबके लिए। इन केस आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड का अगर होल्डिंग ना हो तो उन सभी लोग को गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। आपकी एक मेंटल तैयारी होनी चाहिए कि मैं कम से कम 2-3 साल तक इसमें रहूंगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में निकल जाना पड़े, ऐसी आपकी परिस्थिति हो, तो गोल्ड बॉन्ड आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छा निवेश सिस्टम है। और ये लेवल पे बहुत ही एक्टिव है। ओके सर, तो इस लेवल पे खरीदे तो अगर 1 साल तक होल्ड करता है, बाद में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निकलना भी चाहे तो कितना उम्मीद करें, कितने % का रिटर्न मिल जाएगा? नहीं, उनको 3-4% में मैं मगर क्या करता हूँ कि कभी इनकी क्या लिस्टिंग भी थोड़ी लेट होती है और स्टार्टिंग में थोड़ी लिक्विडिटी कम रहती है। तो अगर आपको निकलना है 1 साल में तो आपको 5-7% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो भी मैं कहूंगा कि इनकेस आपको लॉन्ग टर्म रहना है 3 साल या ज्यादा, तो ही गोल्ड बॉन्ड में जाइए, नहीं तो आप कोई भी शॉर्ट टर्म फिजिकल या कोई भी मोड में चले जा सकते हैं। ओके सर, कोई फिजिकली अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उसका प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में बता दीजिए ताकि आम लोग भी समझे, जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज नहीं करते हैं और वो चाहते हैं खरीदना, तो कैसे खरीदें? सीधे अपने बैंक में जाके कहिए कि मुझे बॉन्ड लेना है, वो आपको फॉर्म देगा, आप फॉर्म भर के ले लीजिए और आपको फिजिकल फॉर्म मिल जाएगा। वो आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसको ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट करना पड़ता है। बाकी अगर आपको लेना है तो वो आपको फॉर्म भर के गोल्ड दे देगा। और अगर आपका ऑलरेडी कोई शेयर बाजार के शेयर ब्रोकर के साथ खाता है तो उससे भी ले सकते हैं। मगर एक आम नागरिक जिसके पास शेयर बाजार से कोई भी संबंध नहीं है, वो सीधा बैंक में चढ़ के उससे एक फॉर्म भर के गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। ओके, तो इस तरह से आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। सर, अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है गोल्ड बॉन्ड में, तो क्या इतना लिक्विड सारे सीरीज के बॉन्ड रहते हैं कि हम? ये इंटेंशन इनका ट्रेडिंग का नहीं है, बिकॉज आप 4 किलो से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो, उसके मार्केट मेकर्स नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये चीज बराबर नहीं है, ये इन्वेस्टर के लिहाज से एक प्रोडक्ट बनाया गया है। ये तो 2.5% ब्याज गोल्ड में दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसका ब्याज 0 से 0.1% है, उसको आपको 2.5% ब्याज मिल रहा है। आपको इतनी सेफ्टी मिलती है, इतने कम रेट पे मिल रहा है। ये खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है अपने सिटीजन्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। आप कंपनी हो तो नया कर नहीं सकते हो,
ट्रस्ट कर सकता है। अब कंपनी नहीं कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म्स नहीं कर सकती, खाली इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फॉर इंडिविजुअल्स है, ओके ट्रेडिंग का प्रोडक्ट नहीं है। ओके भार्गव साहब, एक और सवाल प्रेम पंजाब से, उन्होंने सवाल लिखकर भेजा है, आपके लिए भेजा है, अभी भेजा है। डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदें? व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज रहे हैं। डिजिटल गोल्ड ये कैसे खरीदें और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो इनको खरीदना चाहिए? ये डिजिटल गोल्ड में एक ही प्रोडक्ट है कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो आपको गोल्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3-4 काफी प्रचलित प्लेयर्स है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो अपना गोल्ड के बराबर हिसाब रखते हैं और उस हिसाब से क्लोज कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कोई भी जगह पे कोई भी प्लेयर के साथ अपना अकाउंट खोल के बाद में आपका बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी कुछ टाई अप्स होते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के साथ, कि वो भी आपके लिए उतना काम कर देंगे। क्योंकि काफी लोग इंडिया में इतने एजुकेटेड नहीं होंगे या इंग्लिश में इतने कन्वर्जन नहीं होंगे, डिजिटली कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो उनको ये एसेस करते हैं। जैसे साउथ में काफी MFIs है या फाइनेंस कंपनीज है जो सपोर्ट करती है। तो आप नॉर्मल एक जैसे आपके जो लिसनर हैं उन्होंने तो व्हाट्सएप भेजा है, तो अपने वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पे, उनका नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट जो आधार और पैन कार्ड होगा वो बेच के फिर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए प्रेम जी है जो भार्गव बैस दे रहे हैं। वैद साहब, अब आखिरी सवाल चांदी को लेकर आपसे पूछ लेते हैं। चांदी कैसी लग रही है करंट लेवल के आसपास आपको? देखिए, चांदी करंट लेवल पे एक गुड बाय है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो मैंने आई थिंक आपके साथ तो काफी साल से यही कह रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो यूज ना करते हैं तो चांदी से दूर रहे। शॉर्ट टर्म में इट इज अ गुड बाय, बट आपको हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। आप लेके भूल जाए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ गोल्ड में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी चांदी में आपको ट्रेडिंग का व्यू रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का नहीं, ऐसा? जी बोलिए सर। नहीं बस मेरे तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें याद किया। ओके सर, चलिए कुणाल शाह जी से भी राय लेते हैं। सर, गोल्ड बॉन्ड बाजार में अभी खुला हुआ है, भाव भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो हाजिर के भाव है और वायदा के भाव है उससे काफी नीचे है। क्या आप पैसा लगाना चाहेंगे इस भाव पर गोल्ड बॉन्ड में कुणाल जी? बहुत अच्छा विकल्प है गोल्ड में। हमने शुक्रवार को देखा कि सडनली वेरिएंट का न्यूज है और 700 रुपये 800 रुपये बढ़ गया। जो ओवरऑल आगे जाके फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी अराइज होने वाली है, तो इससे आपको बचने के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहिए। 10-15% आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ग्रेट स्कीम भी, इसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, जैसे भार्गव भाई ने बताया। सो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, लंबी अवधि के लिहाज से अच्छा। सचिन, आपको कैसा लग रहा है गोल्ड बॉन्ड का जो मौजूदा प्राइस है, क्या आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? जी विश्वमोहन जी, देखिए काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली यही सजेशन रहेगी कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जैसे कि भार्गव जी ने भी बताया कि अगर इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं तो इससे दूर रहिए, बिकॉज ये एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से डेफिनेटली काम किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2.5% का आपको सालाना ब्याज मिलता है, साथ ही प्राइस एप्रिसिएशन जो आने वाले समय में होंगे वो अलग से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहले कॉलर आशीष हैं नोएडा से, इन्होंने सवाल भेजा है कि मेरे पास सिल्वर है, क्या मैं इसे बेच दूं? कुणाल जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि इनके पास चांदी है, क्या करें? करेंट लेवल पे बेचकर निकल जाएं? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल चांदी बहुत बढ़ेगा तो सिल्वर, और सिल्वर का डिमांड बेटर है। ग्लोबली सिल्वर के यूज बढ़ रहे हैं राइट पे। ओके, इसमें कार में इट्स ग्रीन। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके $10 हो जाएगा और जी लग रहा है। ओके, तो ये सवाल है कि आपको होल्ड करना चाहिए, अगर चांदी में बने रहिए आपको आगे और बेहतर फ़ायदा हो सकता है।
अगले कॉलर संतोष हैं मुंबई से। इन्होंने गोल्ड 47,424 रुपए पर बेचा है। सचिन, क्या सलाह देंगे संतोष जी को? 47,424 की सेलिंग प्राइस है इनकी। क्या ये प्राइस इनको देखने को मिलेंगे या अभी शॉर्ट टर्म में दिखने वाले नहीं है, अब ऊपर ही जाएंगे गोल्ड? विश्वमोहन जी, आई गेस इनका जो शॉर्ट पोजीशन है ये दिसंबर में है, पॉसिबली दिसंबर में ही होगी 47,400 के आसपास में। तो देखिए, ये लेवल्स अभी वापस लौटते हुए तो एट प्रेजेंट नहीं लग रहे हैं। अगर इनकेस डिप मिलती भी है तो 47,650 47,700 तक के लेवल्स इनको देखने को वहां पे मिल सकते हैं। 47,500 के नीचे की जाने की पॉसिबिलिटीज एट प्रेजेंट तो अभी नजर नहीं आ रही है। 43,500 के नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है। तो क्या इनको अपना निकलने का कौन सा लेवल हो जिस लेवल पे ये निकल जाए सचिन? देखिए, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में इनकेस आज के ट्रेडिंग सेशन में 150 से 200 पॉइंट का अगर फॉल आता है, 47,700 650 तक के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दी। यानी जो अगर आपका दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो 47,700 का लेवल आपको दिखे तो आप निकलने की कोशिश करनी चाहिए आपको। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। राजेश हैं जयपुर से। क्रूड अब आगे कहाँ जाएगा? क्या और गिर सकता है क्या क्रूड? कुणाल जी, क्या लग रहा है, कच्चा तेल और गिरेगा क्या? जी, कच्चे तेल में कंटिन्यू रहते हैं तो 1.2 मिलियन बैरल की ओवरऑल पे है। तो आने वाले हमको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं। और दूसरा, जैसे आप में कहा, ईरान भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि सेंटिमेंटली तो सेल ऑन प्राइस की रणनीति नहीं है, इस के आसपास सेल 690 का और मुझे लगता है डाउन लेवल अब। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर कुणाल जी का। चलिए अब सोयाबीन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सोयाबीन में आज के दिन काफ़ी गिरावट दिख रही है। 6% के लोअर सर्किट पर कारोबार आज दिख रहा है। तो मार्केट में क्या सेंस मिल रहा है, मार्केट का आउटलुक क्या है, किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं सोयाबीन को लेकर? हमारे साथ बात करने के लिए सोपा के ईडी हैं डीएन पाठक साहब। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सोयाबीन को लेकर क्या आउटलुक आपको लग रहा है, किस तरह के डेटा आ रहे हैं प्रोडक्शन के, और आप लोग का एस्टीमेट क्या आगे अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवाइज करने वाले हैं आप लोग? नहीं, इतनी जल्दी कोई एस्टीमेट अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होते। वी डू ए मिड टर्म रिव्यू इन फरवरी करते हैं, मार्च में करेंगे जो भी करना होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे एस्टीमेट्स हैं, हम उस पर बिल्कुल फर्म है कि हमने जो नंबर दिया है वो बिल्कुल जो आपने दिया है सर, उस नंबर पे आप फर्म है अभी? सॉरी, उस पर बिल्कुल फर्म है, हम अपने नंबर पे बिल्कुल फर्म है। ओके सर, एक और खबर आ रही थी कि सोया मिल इंपोर्ट को लेकर विरोधाभास है। किसान एक तरफ विरोध कर रहे हैं भाव गिरने का, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की डिमांड है कि एक्सटेंड की जाए। आपका टेक क्या होगा इस पे? देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड जो अभी है कि सोयाबीन मील का रेट बढ़ाई जाए, वो बिल्कुल अनरीजनेबल है। किसी चीज से मैच नहीं करती, एसएमडी से मैच नहीं करती। कोई वजह नहीं है अभी सोयाबीन इंपोर्ट करने के बढ़ाने की, जब हमारे पास 120 लाख 119 लाख की है डिमांड। हमें पता है पोल्ट्री इंडस्ट्री की अपनी डिमांड को इन्फ्लेट करके बता रही है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री चाहती है कि सोयाबीन मील हमेशा इंपोर्ट होता रहे, ऐसा उनका एक ग्रुप चल रहा है। लेकिन हम इसके सख्त खिलाफ हैं, बिल्कुल ये किसानों के खिलाफ है, इंडस्ट्री के खिलाफ है। अगर उनका रॉ मटेरियल महंगा है तो मेरा रॉ मटेरियल भी तो महंगा है। जो सोयाबीन का भाव इंडिया में है वो अमेरिका के भाव से 45% ज्यादा है। अब अगर वो पोल्ट्री सोयाबीन मील वो चाहते हैं अर्जेंटीना के भाव पे, तो मुझे सोयाबीन दिलवाए अर्जेंटीना के भाव पे, वो तो दिलवा नहीं, वो तो मिलेगा नहीं। हाँ, किसान ही नहीं बेचेगा। तो जब मुझे मेरा सोयाबीन महंगा है, अगर इंपोर्ट की बात करें तो फिर हम सोयाबीन भी इंपोर्ट कर लेते हैं और चिकन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चिकन बहुत सस्ता है बाहर। ओके। अगर हमको इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मील इंपोर्ट करेंगे तो सोयाबीन की इंडस्ट्री और फार्मिंग खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो सर, आप लोगों ने इस तरह की कुछ डिमांड रखी है सरकार के पास? हमने सरकार के पास बिल्कुल डेटा देके कहा है कि ये गलत है, इसका इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, इनकी डिमांड इन्फ्लेटेड है। और जो सोयाबीन देश में काफी है, 5-6 लाख टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है सोयाबीन मील, 8 लाख टन सोयाबीन के बराबर है। जी। तो ये अचानक डिमांड कहाँ से आ गई इतनी? जी। बात यह है कि बाहर सोयाबीन का मील मिल रहा है इनको 44-45 हजार रुपए में। ओके। अब इंडियन सोयाबीन मील 44-45 हजार में नहीं मिल सकता। ओके। क्योंकि भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। और उस पर अंकुश लगाना सरकार का काम है। एनसीडीएक्स पे कुछ अंकुश लगाएं अगर चाहें तो, उसमें मतलब उस स्पेकुलेशन को कम करें। स्टॉकिस्ट और जो होल्डर्स हैं उन पे अंकुश लगाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि इंपोर्ट कर लेते हर चीज अगर प्रॉब्लम है तो।
ओके ओके, यानी इंपोर्ट का आप लोग की तरफ से विरोध हो रहा है, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्रीज बिल्कुल। की मांग है कि इसे एक्सटेंड किया जाए। सर, ग्लोबली किस जी। तरह के ट्रिगर हैं, क्या सेंस कर रहे हैं? ग्लोबल आउटलुक किस तरह का है सोयाबीन मार्केट का? ग्लोबल आउटलुक अच्छा है, क्योंकि सोयाबीन की प्रोडक्शन पिछले साल से इस साल भी थोड़ी ज्यादा रहेगी ग्लोबली। इसलिए अभी तो खैर सोइंग वगैरह भी हो रही है। अर्जेंटीना, ब्राजील में अभी तक कोई शिकायत नहीं है, जहाँ की क्रॉप अभी आने वाली सबसे बड़ी क्रॉप वहीं से आती है दोनों जगह से। ओके तो फिलहाल ग्लोबली ऐसा कुछ निगेटिव नहीं दिखता सोयाबीन में। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया पाठक जी, आपने वक्त निकाला और सोयाबीन मार्केट का पूरा आउटलुक दर्शकों को समझाया। चलिए अब सोयाबीन पे सचिन, आपका व्यू क्या होगा आज के सत्र में? अगर वायदा में अगर किसी को अगर खरीदना है तो क्या अब ये गिरावट आ गई है? क्योंकि 6200 से 6700 के रेंज में कुछ समय से सोयाबीन है, क्या अब लोअर रेंज के आसपास आ गया है? अब ये खरीदारी का सही वक्त है सोयाबीन को? विश्वनाथ जी, जिस तरीके की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, ऑल्दो जो फंडामेंटल्स फैक्टर्स, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स फैक्टर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहे हैं, बट नो डाउट ग्लोबल फैक्टर्स जो है अभी भी पॉजिटिव है। ग्लोबल सोयाबीन के प्राइसेस जो है वो अभी भी अपसाइड में सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली अगर डोमेस्टिक सोयाबीन की बात करें तो हमें लगता है कि ये भी गिरावट और डाउनसाइड में कंटिन्यू हो सकती है। 6000 5950 ये लेवल्स बेस्ट रहेंगे बाइंग प्रोस्पेक्ट से। इनकेस ये लेवल्स अगर मार्केट में मिलते हैं तो वहां पर डेफिनेटली बाय पोजीशंस बनाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, आपको भी लगता है कि इस गिरावट के बाद यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए सोयाबीन में? नहीं, मेरी राय में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी सोयाबीन में, और पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो बायोफ्यूल डिमांड ये थोड़ा रहेगा अभी, कि उस हिसाब से कच्चे तेल के पैसे और आने वाले दिनों में लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बाइंग करनी चाहिए, और भी नीचे जा सकते हैं, और 3 से 4% की बात आपको आने वाले हफ्ते में। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। राकेश है सताड़ा से, इन्होंने 70 लॉट चांदी खरीद रखा ही है 66,750 पे, 66,750 पे। फरवरी की एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इनको? सचिन, क्या सलाह देंगे? काफ़ी हेवी पोजीशन है इनकी, 70 लॉट इन्होंने खरीद रखा है, फरवरी की एक्सपायरी है 66,750 पे, क्या करना चाहिए इनको? फैब की एक्सपायरी आई थिंक उन्होंने मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिया होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हो, हाँ मिनी कॉन्ट्रैक्ट ही है सर इनका। बाइंग लेवल सर एक बार रिपीट करेंगे? 66,750, 66,750 सर। मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन को एक बार होल्ड करना चाहिए। इनकेस और डाउनसाइड में मिलता है 800 से 1000 पॉइंट का भी अगर फॉल आता है सिल्वर में, तो वहां से एक बार एवरेज कर सकते हैं पोजीशंस को। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से अगर ये पोजीशन बनाइए तो डेफिनेटली प्राइस को होल्ड करके रखिए। ओके, तो कुणाल जी आप क्या सलाह देंगे? काफी हेवी पोजीशन है, 70 लॉट इन्होंने खरीद रखा है 66,750 पे, फरवरी की एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड कर सकते हैं, प्राइसेस ऊपर आ जाएंगे। ओके, इनके भाव मिल जाएंगे? जी हाँ। ओके, यानी आप होल्ड कर सकते हैं, आपके भाव मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। अशोक जी हैं अमरावती से, ये सोयाबीन की पोजीशन क्या रहेगी आगे, क्या तेजी होगी? या किसान हैं, किसान के लिहाज से सचिन बताइए क्या करना चाहिए इनको, अशोक जी को? विश्वनाथ जी, एट प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि यहाँ से और 200 से 300 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 6000 तक के लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से लग रहा है कि एक बार सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। 6000 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। 6000 तक की नीचे की तरफ भाव आ सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। चलिए अब अगले सवाल ले लेते हैं, अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। रेणु चौधरी हैं रांची से, इन्होंने गोल्ड मिनी खरीद रखा है, हालांकि लेवल इन्होंने नहीं भेजा है, क्या करना चाहिए गोल्ड मिनी में फिलहाल कुणाल जी? अगर लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हैं तो कीजिए, इवन मीडियम टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टर्म में 50,000, थोड़ा लंबी अवधि से 1 साल या 50,000 तक के रेट हैं। ओके, अब अगले कॉलर हैं मंटू कुमार हैं नबी नगर बिहार से, ये पूछ रहे हैं क्या गोल्ड को अभी मौजूदा लेवल पे सेल करना चाहिए? सचिन क्या सलाह देंगे इनको, मंटू कुमार को? आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में रख सकते हैं।
मौजूदा लेवल से नहीं, लेकिन अगर परवरी कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का अपसाइड में मिलता है अराउंड 48,300 के आसपास में, तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 48,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट जो है 48,100 और 48,000 तक के लिए रहेगा। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चलिए अगले कॉलर हैं सुब्रता सिन्हा है वेस्ट बंगाल से, इन्होंने किया है फ़ोन। एक लॉट कॉटन इन्होंने 31,710 की बिकवाली कर रखी है, शॉर्ट पोजीशन है इनकी। क्या करना चाहिए कुणाल इनको आज? जी मेरी शायद कुणाल के लाइन में कुछ दिक्कत है। सचिन आप बताइए, ये शॉर्ट पोजीशन है कॉटन की, 31,710 के लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इन्हें? ये बिल्कुल पोजीशन को इनको होल्ड करना चाहिए। डाउन साइड में इमीडिएट टारगेट 30,900 के आसपास के लग रहे हैं। इनकेस वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फॉल और डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकता है 30,500 रुपए तक के लिए। है कि आने वाले समय में और नीचे आ सकता है, तो आप अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं सेल की पोजीशन में। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। रामपाल है पंजाब बठिंडा से फ़ोन किया है, ग्वार पर जानना चाह रहे थे कि ग्वार में आगे क्या होगा। आपको ग्वार पर क्या लग रहा है सचिन अब यहाँ से? सर जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था 5700 तक के लिए, वो लेवल्स देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी। आज के ट्रेडिंग सेशन में इवन पुल बैक भी लोअर लेवल से वापस देखने को मिला है। हमें लगता है कि 5700 एक इमीडिएट बेस यहाँ पर बन चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इनकेस थोड़ा भी अपसाइड में प्राइस ओपन होते हैं 5800 5850 के आसपास में, तो इमीडिएट स्टॉप लॉस 5700 बिलो के साथ में यहाँ से एक रिवर्सल का बाइंग कॉल लिया जा सकता है। अगेन से अपसाइड में जो है वो 6050 और 6100 के इमीडिएट टारगेट जो है वो ग्वार में देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए ये सलाह है ग्वार को लेकर। चलिए स्पाइसेस के काउंटर पर देख लेते हैं, जहां पे आज तेजी दिख रही है। स्पाइसेस में कुछ पसंद आ रहा है क्या सचिन आपको आज? स्पाइसेस में कुछ टर्मरिक, जीरा या कोरिएंडर में, तीनों में से कोई काउंटर आज के लिए ट्रेड के लिए? जी हमें लगता है कि टीएमसी के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। अराउंड 7550 7560 के आसपास में एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में जो है स्टॉप लॉस रहेगा 7700 का। डाउन साइड पोटेंशियल हमें लगता है इसमें 7300 7200 तक के लिए देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपको टीएमसी में। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, खास करके एल्युमिनियम में 2% तक की तेजी दिख रही है। सचिन अगर बेस मेटल्स शाम के सत्र के लिए आपको लग रहा है कि कहीं पे ट्रेड करना चाहिए मेटल में? मेटल में हमें लगता है कि जिंक के अंदर एक ट्रेड लिया जा सकता है बाय साइड का। अराउंड इवन करंट मार्केट प्राइस से भी एक बाय पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। 271 के बिलो का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। अप साइड में 275 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिंक आप 275 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। सर कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर क्या आप बेच कर जाएं? देखिए कॉपर भी जो है एट प्रेजेंट अराउंड 1% का गेन यहाँ पर दिखा रहा है, बट जिस तरीके से अपसाइड में सस्टेन कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, हमें लगता है कि बेच के तो नहीं जाना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर लेना चाहिए। इनकेस 735 734.50 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो वापस से एक बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 730 का रखना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल 738 740 तक के लिए देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है कॉपर और जिंक पर। शुक्रिया सचिन जी आपका, कुणाल जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और कमोडिटी निवेश के दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग मनी मंत्र में। नमस्कार।